विधानसभा चुनाव के लिए दोनों चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब 23 नवंबर को चुनावी नतीजे तय करेंगे कि झारखंड में किसे सरकार बनाने का मौका मिलेगा। दोनों चरणों में हुए चुनाव की अगर बात करें तो 13 नवंबर को पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। वोटिंग हुई जिसमें 1,37,10,717 मतदाताओं ने 683 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया। पहले चरण में मतदान प्रतिशत 66.48 रहा। वहीं दूसरे चरण की अगर बात करें तो 38 विधानसभा सीटों में हुए मतदान में 528 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हुआ। कुल 1,23,58,195 मतदाताओं ने किया है। दूसरे चरण में करीब 67.59% वोटिंग हुई है और इस तरह कुल 1211 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब इंतजार 23 तारीख का है जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। झारखंड में मुकाबला सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच है। तो आपको बता दें कि झारखंड में आखिरी चरण में 67.59% वोट डाले गए हैं। बोकारो में 60.97%, देवघर में 72.46%, तो धनबाद में 63.39%, दुमका में 71.74% वोट डाले गए, तो गिरिडीह में 65.89% वोट डाले गए। गोड्डा की अगर बात करें तो 67.24%, हजारीबाग में 64.41%, जामताड़ा में 76.16%, पाकुड़ में 75.88%, रामगढ़ में 71.98%, तो रांची में 72.01% और साहिबगंज में 65.63% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो आपको बता दें कि अब बम्पर वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा है, हालांकि 6 बजे एक फाइनल आंकड़ा आता है और हो सकता है कि वो जो फाइनल आंकड़ा हो वो 5 बजे तक का ये जो आंकड़ा है उससे कुछ ज़्यादा भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त जो तमाम आंकड़े हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड के चुनाव में। तो बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और जो वोटिंग का जो आंकड़ा है वो इस वक्त हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन हमारे साथ बोकारो से जुड़े हुए हैं। चंदन, ये बताइए कि थोड़ी देर में जब तस्वीर साफ हो जाएगी वो तो अलग बात है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप लोग लगातार वोटरों के बीच में थे, तो क्या विपक्ष जिस तरीके से घुसपैठ को बार बार एग्रेसिव तरीके से मुद्दा बना रहा था, तो क्या वोटरों में आपको ये मुद्दा नजर आया? क्या लोगों को ये अपील कर रहा था मुद्दा? चंदन, देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ का लाइन बीजेपी ने सेट किया और बीजेपी की पूरी लड़ाई इसी के इर्द गिर्द घूमती रही। बीजेपी ने इसे झारखंड की अस्मिता से जोड़ा, बेटी रोटी और माटी का मुद्दा बनाया। तो कहा जा सकता है कि बहुत हद तक बीजेपी की ये कोशिश थी कि पूरे राज्य में इस मुद्दे को ले जाया जाए, खास करके संथाल जहां 18 विधानसभा की सीटें हैं और कोल्हान जहां 14 विधानसभा की सीटें हैं, इन इलाकों में बीजेपी की कोशिश थी कि इसे घर घर का मुद्दा बना दिया जाए। चूंकि संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ के तौर पे जाना जाता है और एक ऐसी आम धारणा है कि जिसके हाथ में संथाल, सत्ता की चाबी उसी के पास। तो इसीलिए बीजेपी ने संथाल में फोकस किया। दूसरे चरण के चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम दिग्गज बाकायदा संथाल में कैंप करते रहे और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को उठाते रहे। कोल्हान से चंपई सोरेन संथाल जाकर इस मुद्दे को मजबूती से उठाते रहे। तो बीजेपी की ये कोशिश रही है कि इसे हर घर से जोड़ दिया जाए। बेटी रोटी और माटी का जो मामला उठाया गया, जो मुद्दा उठाया गया, वो झारखंडी अस्मिता से जोड़ने की कोशिश हुई। हाँ, कुछ हद तक बीजेपी इसे युवाओं के बीच ले जाने में सफल रही संथाल के इलाके में, लेकिन बहुत ज़्यादा फिलहाल अगर कहें बीजेपी को इसका फ़ायदा सिर्फ इसी मुद्दे का मिलता हुआ होगा तो ये नहीं कहा जा सकता फिलहाल, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि पूरे संथाल में इस मुद्दे को उठाया जाए और 18 विधानसभा की सीटें जो है उसको झारखंडी अस्मिता से जोड़कर और विधानसभा चुनाव में फ़ायदा लिया जाए। कोशिश बहुत पुरजोर तरीके से की गई है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी को इसका कितना फ़ायदा मिल पाया है। ये जब नतीजे आएंगे, जब आंकड़े सामने आएंगे, जब एनालिसिस होगा, जब डाटा सामने आएगा, तब और ज़्यादा क्लियर तस्वीर साफ होगी।
बिल्कुल चंदन, तो जाहिर सी बात है कि तमाम मुद्दों की बात हो रही है, तमाम चीज़ों की बात हो रही है। और ये भी एक बात है ना चंदन कि जैसे जहाँ जहाँ जिक्र भी हो रहा था ये घुसपैठियों का, तो ऐसा लग रहा था जैसे 5 साल तक हेमंत सोरेन ने सरकार चलाई और आप उससे बुनियादी मुद्दों पर सवाल करना, वो मुद्दे कहीं पीछे छूट गए, क्योंकि बात होनी चाहिए थी रोजगार की, बिजली की, पानी की, सड़कों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उद्योगों की। ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूटे। चंदन, बिल्कुल। जब हेमंता विश्व शर्मा झारखंड पहुंचे थे और वो झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी बनाए गए थे, तो वो यहाँ पहुंचने के साथ ही वो तस्वीर साफ हो गई थी कि इस चुनाव का एजेंडा क्या होगा, बीजेपी झारखंड के चुनाव को किस लाइन पे ले जाना चाह रही है, वो जो एक लकीर बीजेपी की खींचने की कोशिश थी। और सबसे ज़्यादा मजबूती से हेमंता विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो इस मुद्दे को न सिर्फ उठाते रहे बल्कि उसके इर्द गिर्द तमाम नेता उसी लाइन पे आकर जो घेराबंदी है अपने विरोधियों की करते रहे। महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, शिक्षा, ये सभी मुद्दे टर्शियरी सेकेंडरी बन गए। प्राइमरी मुद्दे अगर थे तो वो जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला, या फिर कहें जिसे बीजेपी ने एक लाइन में तय किया, बेटी रोटी और माटी का मुद्दा, यही प्राथमिकता। और बीजेपी को ये लग रहा था कि इस मुद्दे को अगर बीजेपी पूरे झारखंड में लोगों के बीच इस लाइन पे ले जाती है तो जो ध्रुवीकरण होगा, जो गोलबंदी होगा, वो बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा उठाएगा, फायदा बीजेपी को दिलाएगा। कितना फायदा मिलेगा ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए प्राइमरी मुद्दा यही था कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठ को यहां पुरजोर तरीके से उठाया जाए। हालांकि जो सत्ताधारी दल के लोग थे वो इसके काउंटर के तौर पे लगातार ये पूछते रहे कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है तो झारखंड की जो सीमाएं हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। हाँ। अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ तो आधार कार्ड कैसे बना, ये तमाम तरह की घेराबंदी जो झारखंड सरकार के लोग थे वो इस आरोपों की सुई को केंद्रीय गृह मंत्रालय तक मोड़ने की कोशिश करते रहे। दोनों तरफ से कोशिश हुई, लेकिन बीजेपी का प्राइमरी मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ, बेटी रोटी और माटी ही रहा, जिसे झारखंडी अस्मिता से जोड़ने की कोशिश हुई। बिल्कुल चंदन, कामरान का रुख करना चाहेंगे। कामरान, वही सवाल है कि जो बुनियादी मुद्दे जिस पर बात होनी चाहिए थी, ये ऐसा लगा नहीं कि घुसपैठियों की आड़ में कहीं न कहीं वो पीछे छूटा? अगर सीधे तौर पर इस चीज़ को देखा जाए तो यकीनन सरकार, यानी झारखंड सरकार की अगर बात करें तो झारखंड सरकार ने जिन मुद्दों को उठाया था, क्योंकि बीजेपी ने अपनी लाइन तय कर ली थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ। एक मिनट कामरान, बाबूलाल मरांडी कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं आता हूँ। बाबूलाल, तो हम पाठक जी को जरूर कहेंगे कि बाद में आप सब लोगों को एक सिनोप्सिस लिख करके दें और ये अच्छी ढंग से उसको अपने अपने समाचार में उसको जगह देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। उनमें से 2-3 नाम मैं ज़रूर कहूँगा कि जो चुनाव सिर्फ यहीं नहीं हो रहा था, चुनाव महाराष्ट्र में भी था। झारखंड और महाराष्ट्र बड़ा प्रदेश है, लेकिन उसके बाद भी इस प्रदेश, एक छोटा प्रदेश जहाँ पर 81 विधानसभा है और 81 विधानसभा क्षेत्रों में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 6 बड़ी सभा हुई और एक रोड शो। तो ये आप समझ सकते हो कि एक छोटे से राज्य में देश के प्रधानमंत्री अगर इतनी समय दे रहे हैं तो राजनीतिक रूप से या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए या उसके प्रति जो झारखंड के लोगों के प्रति जो उनका प्यार, एक निष्ठा, ये वो दर्शाता है कि 6 विशाल सभा करना, एक रोड शो करना रांची में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य बातें नहीं है। चुनाव के कुछ दिन पहले भी वो आए थे, हजारीबाग आए, जमशेदपुर आए, मैं उसका इसमें कोई उल्लेख नहीं कर रहा चुनाव। और उसके साथ साथ गृह मंत्री भी यहाँ पे एक रात रुके और 17 उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं की और एक रोड शो उन्होंने भी किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 विशाल सभा की और एक डॉक्टर्सों के साथ उनका संवाद रहा। वैसे लंबी फेरी शायद राजनाथ सिंह, बाकी जैसे मैंने कहा कि सब लोग आए हैं, तो सब चीज़ें आप सबके सामने आएगी, बता देंगे बाद में, राइटअप ही दे देंगे बाद में, अभी तो नहीं। उसके अतिरिक्त जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है
महंत आदित्यनाथ योगी जी है, मोहन यादव जी है, विष्णुदेव जी है, मुलचरण मांझी है, भजन लाल शर्मा सहित कई प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष या उप मुख्यमंत्री, ऐसे कई लोगों ने चुनाव में शिरकत की है। और उसके साथ साथ मैं 2 लोगों को जरूर आज मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा, 2-3 लोगों को। एक तो इस चुनाव के दृष्टिकोण से केंद्र की ओर से प्रभारी भारत सरकार के कृषि मंत्री, पूर्व के मध्य प्रदेश के मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। दूसरा, असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी और प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। जिन लोगों ने, मैं कह सकता हूं कि हमें ही पता नहीं चलता था। तो बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनाव के बारे में लगातार अपनी बात कह रहे थे कि लगातार बड़े बड़े नेता पहुंचे यहाँ पर। छोटा सा प्रदेश था, मात्र 81 सीटें थी, उसके बाद भी बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ कैंप किया और इसके लिए वो धन्यवाद दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अब 2 दिनों का इंतजार और है, 23 तारीख को नतीजे आएंगे और उससे पहले थोड़ी देर के बाद ये साफ हो जाएगा एग्जिट पोल के जरिए कि क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है सरकार गठन को लेकर। और एआई का जो एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल जो जी मीडिया आपको दिखाएगा, वो लोकसभा चुनावों की तरह इस बार भी सबसे सटीक साबित होगा। रुक करेंगे कामरान का। कामरान, आप बात रख रहे थे, तब तक बाबूलाल मरांडी आ गए, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, झारखंड में 2 लाइन थी चुनाव को लेकर, रणनीति तैयार की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर रोटी माटी का मुद्दा उठाया था, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, लेकिन झारखंड सरकार ने यानी इंडिया गठबंधन ने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान आई विभिन्न परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें कम मौके मिले झारखंड के लिए काम करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल उठते रहे थे कि पिछले घोषणा पत्र में इंडिया गठबंधन ने जो घोषणाएं की थी, आखिर उन घोषणाओं का क्या हुआ। ऐसी एक तरीके से रणनीति तैयार की गई थी। बार बार बीजेपी की तरफ से ये सवाल किए जा रहे थे, क्या हुआ को लेकर एक कैंपेन भी चलाया गया था और उसी का काउंटर करते हुए सत्ता पक्ष के लोग भी नजर आए थे। उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि झारखंड में इन 5 वर्षों में जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया था, ये आरोप लगे थे केंद्रीय एजेंसियों पर। सरकार ने, सत्ता पक्ष ने यह आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया था। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो झारखंड ज्यादा तेजी से विकास की ओर आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन साफ तौर पर अगर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा था, उसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बीच में एक और आरोप लगे थे कि ऑपरेशन लोटस झारखंड में चलाया जा रहा था। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर दोनों ने अपनी लाइन क्लियर कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर रोटी, बेटी और माटी और साथ ही साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दों के तहत चुनाव में थी। वहीं झारखंड की जो वर्तमान सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को जनता के सामने रखा था और कहा कि उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को लाभ देने की कोशिश की गई है, उनके द्वारा की गई है और उनके सामने कई अड़चनें आई। कोरोना काल आया था, उस वजह से उन्हें परेशानी हुई। जो ऑपरेशन लोटस चलाया गया था, उस वजह से परेशानी हुई। ईडी की जो कार्रवाई झारखंड में लगातार हो रही थी, इस वजह से परेशानी हुई। तो तमाम चीजों को जनता के सामने रखा गया। अब जनता ने किन वायदों को, किनके दावों को अब समझा है, किनके दावों पर भरोसा किया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि यहाँ का मुकाबला दिलचस्प है और कोई भी पार्टी बड़ी आसानी से, बहुत हम कह सकते हैं कि 100% एक तरीके से आत्मविश्वास के साथ ये नहीं कह सकती कि किसकी सरकार आ रही है, क्योंकि वोटर्स जो थे वो साइलेंट थे, वो समझ रहे थे सब कुछ। तमाम जो सभाएं की जा रही थी विभिन्न नेताओं की तरफ से, जो कैंपेन स्टार कैंपेनर आए थे झारखंड, उनके एक सभाओं में भीड़ अच्छी खासी इकट्ठा होती थी, लेकिन वो कितनी वोटों में तब्दील हुई है और झारखंड की जनता ने झारखंड का जिम्मा किसे दिया है, ये आने वाला 23 तारीख स्पष्ट कर पाएगा। जी बिल्कुल कामरान, तो जाहिर सी बात है